रात के साढ़े 9 बज चुके थे। आसमान में काले बादलों की परतें ऐसे जमा हो चुकी थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें एक दूसरे के ऊपर ठूंस ठूंस कर भर दिया हो। दूर पहाड़ी की तरफ बिजली चमकते ही निचला इलाका सफेद रोशनी से कुछ क्षणों के लिए जगमगा उठता था और फिर सब कुछ ठंडी स्याह अंधेरी में डूब जाता था। हवा में मिट्टी की गंध तैर रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कड़वाहट भी थी, जैसे तूफान के आने के पहले कुछ अनहोनी हवा में ही फुसफुसा रही हो। अरुण अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसका गांव खलपुरा अभी भी 2 किलोमीटर दूर था। बारिश की पहली बूंदें उसके चेहरे पर गिरी और उसने गर्दन मोड़कर ऊपर देखा। आकाश में एक और बिजली दहाड़ी, इस बार इतनी तेज कि बाइक का हैंडल उसके हाथ में कंपन करने लगा। वह मन में बड़बड़ाया, बस 2 किलोमीटर, जल्दी पहुंच जाना चाहिए। लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि कच्चा रास्ता तुरंत कीचड़ में बदलने लगा। हवा के साथ उड़ती मिट्टी और पानी उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रहे थे। अचानक उसके सामने वह पुराना पीपल का पेड़ आया, जिसके बारे में बचपन से कहानियां सुनी थीं कि उसकी जड़ों के नीचे कुछ ऐसा दबा है जिसे खलपुरा के बुजुर्ग भी आज तक नहीं खोद पाए। आज उस पेड़ को देखकर अरुण को लगा जैसे उसकी शाखाएं हवा की वजह से नहीं हिल रही एंड बल्कि किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर कांप रही हो। वह पेड़ के पास से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि बाइक का टायर अचानक धंस गया। अरुण नीचे उतरा और देखा कि आगे रास्ते पर पानी इतना भर चुका था कि जमीन दिखाई ही नहीं दे रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर एक दलदल बना दिया हो। उसे मजबूरी में बाइक खड़ी करके पैदल ही चलना पड़ा। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हवा में अजीब सी आवाजें घुल रही थीं, कभी किसी की धीमी कराह, कभी किसी का नाम पुकारने जैसा स्वर। लेकिन तूफान में कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अरुण अपनी जैकेट कसकर पकड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई उसके कदमों की नकल कर रहा है। वह रुका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने बस बारिश की परतें थीं। जैसे ही वह दोबारा चला, कदमों की वही आवाज फिर सुनाई दी, एकदम वैसी ही, बिल्कुल उसके पीछे। वह छत से मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में एक ताजा पद चिन्ह था उसके ठीक पीछे, और वह उसका नहीं था। वह उससे बड़ा था और गहरा था, जैसे कोई भारी भरकम आदमी उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अदृश्य। उसकी सांसें तेज होने लगीं। वह बिना पीछे देखे कदम बढ़ाने लगा। गांव के पहले किनारे का टूटा हुआ कुआं अब बस कुछ दूरी पर था। वह अपनी रफ्तार बढ़ाने ही वाला था कि अचानक हवा में एक भयानक सरसराहट गूंजी। उसके बाल खड़े हो गए, बिजली चमकी, और उसी क्षण उसने कुएं के पास किसी को खड़े देखा। एक लंबा दुबला दुबला आदमी जिसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे हवा उसे इधर उधर धकेल रही हो, पर उसके पैर जमीन से जमे हुए थे। अरुण का दिल उछल गया। वह आदमी उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गीले गड्ढे। अरुण के पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पीछे हटना शुरू किया। तभी वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन में पानी उछल रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। अरुण घबराकर मुड़ा और गांव की तरफ भागने लगा। उसके पीछे पानी में तेज तेज छप छप की आवाजें गूंज रही थीं। वह कुछ दौड़ नहीं रहा था, वह रेंग रहा था, जैसे कोई इंसान 4 पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब वह गांव की पहली टूटी दीवार के पास पहुंचा, तभी बिजली एक बार फिर से कड़कड़ाई और उसने देखा पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भी घर में दिया नहीं, एक भी दरवाजा खुला नहीं, सब कुछ जैसे एकदम खामोश। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये, हर घर के दरवाजे पर बारिश में भीगी हुई कीचड़ भरी हथेली के निशान बने थे। सभी घरों पर एक जैसी हथेलियां एक ही दिशा में खिंची हुई, जैसे किसी ने पूरे गांव की दहलीज पर दस्तक दी हो। तूफानी हवा ने एक दरवाजे को चरमराकर खोला और अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। अरुण का पूरा शरीर कांप गया। वह डरते डरते सबसे पहले अपने घर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह अपने आंगन तक पहुंचा, उसके पैरों के नीचे कुछ चरमराया, जैसे किसी ने अभी अभी मिट्टी में कुछ दबाया हो। उसने नीचे देखा, कीचड़ में आधी धंसी हुई किसी औरत की टूटी हुई चूड़ी, लेकिन वह चूड़ी उसकी मां की थी। उसकी आंखें फैल गई। मां! उसका स्वर तूफान में खो गया। वह अंदर भागा और देखा, मां कहीं नहीं थी। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। खिड़कियां खुली हुई थी और हवा से टकराती चीजें गिर रही थीं, लेकिन कमरे की दीवार पर कुछ उकेरा गया था उंगलियों से मिट्टी में।
बस एक लाइन, बरसात में जो दस्तक देता है उसे अंदर आने मत देना। पर अरुण पीछे हट गया। तभी किसी ने दरवाजा धीरे से खटखटाया। टक टक टक, वह जम गया। उसकी नसें एक पल को सुन्न हो गईं। दरवाजे के उस पार भारी सांसों की आवाज थी और छत से टपकते पानी की बूंदों के बीच एक धीमा फुसफुसाहट गूंजी। अरुण, दरवाजा खोलो। वह आवाज उसकी मां की थी, लेकिन वह आवाज गले में अटकी हुई टूटी खोखली थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अरुण का हाथ दरवाजे के कब्जों पर कांप रहा था। तूफान अब और जोर से गरज रहा था। बाहर अंधेरा दरवाजे के नीचे से रेंगकर कमरे में घुसता महसूस हो रहा था। और फिर वही दस्तक दोबारा हुई। टक टक टक। इस बार हथेलियों की आवाज नहीं थी। इस बार जैसे नाखूनों ने दरवाजे को खरोंचा हो। अरुण के पांव पीछे जाते हुए चारपाई से टकरा गए। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वह मां नहीं है तो कौन है? और इस तूफानी रात में पूरा गांव आखिर किसकी दस्तक का शिकार हो गया है? अरुण की सांसें तेज हो रही थीं। दरवाजे के पीछे कोई था और वह अब धीरे धीरे झुककर दरवाजे की दरार से भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। अंदर से हल्की सरसराहट आई और फिर एक फुसफुसाहट, मैं अंदर आ सकती हूं। और कमरे की बत्ती अचानक अपने आप छपका कर बुझ गई। भागन समाप्त। अगर चाहे तो मैं भाग 2 अभी लिख दूं, और भी ज्यादा डरावना और ट्विस्ट के साथ। नीचे तूफानी बरसात में गांव की दस्तक, भाग, बिना नंबरिंग और पूरी तरह ओरिजिनल लंबी और डरावनी कहानी दी जा रही है। तूफानी बरसात में गांव की दस्तक, भाग 2 कमरे में फिर अंधेरे ने अरुण की धड़कनों को और तेज कर दिया था। बाहर तूफान की गूंज लगातार दीवारों को हिलाती जा रही थी, लेकिन उस सब के बीच दरवाजे के दूसरी तरफ से आती धीमी सांसों की आवाज सबसे ज्यादा डरावनी थी। अरुण चारपाई के पास झुककर बैठ गया, सांस रोके हुए। दरवाजे की दरार में से हल्की सफेद रोशनी चमकी, जैसे कोई बाहर बिजली की चमक में झुककर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक बाहर वाली आवाज दोबारा फुसफुसाई, अरुण, ठंड लग रही है, दरवाजा खोल दे बेटा। इस बार आवाज पहले से अधिक कमजोर थी, जैसे कोई पानी में डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी बार मदद मांग रहा हो। लेकिन अरुण को मां की आवाज में कुछ गलत लगा। उन शब्दों में मां की गर्माहट नहीं थी, उसमें एक भारी खोखली कंपन थी, जैसे वे शब्द किसी और के गले से जबरदस्ती निकलवाए गए हों। उसने हिम्मत करके कहा, माम, तुम हो? कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक, हाँ मैं हूं, दरवाजा खोल। लेकिन इस बार आवाज में एक हल्की सी हंसी थी, जिसे सुनकर अरुण का दिल सिहर गया। मां कभी इस तरह नहीं हंसती थी। अरुण धीरे से कमरे के कोने की ओर बढ़ने लगा। उसने अलमारी के पीछे लगी छोटी लकड़ी की छिपी खिड़की खोली और बाहर झांका। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का घर भी धुंधला दिख रहा था। लेकिन फिर तूफानी बरसात में गांव की दस्तक, भाग 2 कमरे में फिर अंधेरे ने अरुण की धड़कनों को और तेज कर दिया था। बाहर तूफान की गूंज लगातार दीवारों को हिलाती जा रही थी, लेकिन उस सब के बीच दरवाजे के दूसरी तरफ से आती धीमी सांसों की आवाज सबसे ज्यादा डरावनी थी। अरुण चारपाई के पास झुककर बैठ गया, सांस रोके हुए। दरवाजे की दरार में से हल्की सफेद रोशनी चमकी, जैसे कोई बाहर बिजली की चमक में झुककर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक बाहर वाली आवाज दोबारा फुसफुसाई, अरुण, ठंड लग रही है, दरवाजा खोल दे बेटा। इस बार आवाज पहले से अधिक कमजोर थी, जैसे कोई पानी में डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी बार मदद मांग रहा हो। लेकिन अरुण को मां की आवाज में कुछ गलत लगा। उन शब्दों में मां की गर्माहट नहीं थी, उसमें एक भारी खोखली कंपन थी, जैसे वे शब्द किसी और के गले से जबरदस्ती निकलवाए गए हों। उसने हिम्मत करके कहा, माम, तुम हो? कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक, हाँ मैं हूं, दरवाजा खोल। लेकिन इस बार आवाज में एक हल्की सी हंसी थी, जिसे सुनकर अरुण का दिल सिहर गया। मां कभी इस तरह नहीं हंसती थी। अरुण धीरे से कमरे के कोने की ओर बढ़ने लगा। उसने अलमारी के पीछे लगी छोटी लकड़ी की छिपी खिड़की खोली और बाहर झांका। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का घर भी धुंधला दिख रहा था। लेकिन फिर एक बिजली कड़की और उसी पल उसने देखा, कुएं के पास वही लंबी आकृति खड़ी थी, वही जिसकी आंखें नहीं थीं, और उसके पास ठंडी जमीन पर एक और आकृति बैठी थी, उसकी मां की तरह दिखती हुई। अरुण का शरीर ठंडा हो गया। मतलब दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वह उसकी मां नहीं थी। एक झटके में उसने छोटा बैग उठाया और पिछली खिड़की से बाहर कूद गया।
बारिश की मार इतनी तेज थी कि उसका पूरा शरीर भीगकर कांपने लगा। उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। गांव के बीच में बने पुराने मंदिर की तरफ भागते हुए उसकी सांसें चढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे वह गांव के भीतर बढ़ रहा था, उसे महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं है। हर दूसरे घर के दरवाजे पर वही कीचड़ भरी हथेलियां थीं। कई घरों का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जबरदस्ती धक्का देकर भीतर कदम रखा हो। हवा में एक बदबू फैल चुकी थी, गीली मिट्टी, सड़ी लकड़ी और किसी अजीब सी बासी गंध का मिश्रण। अरुण मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से किसी ने पुकारा, रुको अरुण। वह आवाज गांव के स्कूल मास्टर शिवधर की थी। अरुण ने मुड़कर देखा। शिवधर सर बरामदे के खंबे से टिके खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए, लेकिन उनके चेहरे पर डर की गहरी लकीरें थीं। सर, यह सब क्या हो रहा है? गांव इतना खामोश क्यों है? सब कहाँ है? शिवधर ने उसे अंदर आने का इशारा किया। वह जल्दी से मंदिर के बरामदे में घुसा। भीतर हल्की मिट्टी की महक आ रही थी, लेकिन कम से कम यहां तूफान से बचाव था। अरुण, सुनो, जो आज रात हो रहा है ना, यह पहली बार नहीं हो रहा, शिवधर ने कांपती आवाज में कहा। अरुण के होश उड़ गए। मतलब? शिवधर ने कहा, सालों पहले जब मैं छोटा था, एक ऐसी ही तूफानी रात आई थी। उस दिन गांव के कई लोग गायब हो गए थे। किसी ने दरवाजा खोला था उस रात, किसी दस्तक पर। अरुण ने सांस रोककर पूछा, कौन देता है दस्तक? शिवधर ने बाहर नजर डाली। बारिश की हर बूंद अब शोर नहीं कर रही थी, बल्कि जैसे किसी अनसुनी ताल में गिर रही थी, किसी के कदमों के हिसाब से। कहते हैं, शिवधर फुसफुसाए, कि बरसात की एक खास रात को कुएं की गहराइयों से कुछ बाहर आता है। वह इंसानों का रूप ले सकता है, उनकी आवाज, उनका चेहरा, उनके अंदाज, सब कुछ, सिर्फ एक चीज छोड़कर। अरुण ने पूछा, कौन सी चीज? वह आंखें नहीं बना पाता। नकली आंखें तो दिखती हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ खाली गड्ढे होते हैं। अरुण के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तभी मंदिर के बाहर अचानक तलवों की भीगी आवाज गूंजी, छप छप छप। कोई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। अरुण और शिवधर दोनों जम गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उस आवाज की दिशा साफ थी। वह दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई, और फिर धीमी दस्तक, टक टक टक। मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा हिलने लगा। शिवधर ने अरुण को एक और धकेलकर खुद दरवाजे की दीवार से टिककर फुसफुसाया, शांत रहो, वह सुन लेता है। लेकिन उस दस्तक के बाद जो आवाज आई, उसने अरुण की रीढ़ में सर्द खून उतार दिया। सर, मैं रमन, आपका पुराना विद्यार्थी, दरवाजा खोलिए। रमन गांव में 2 महीने पहले ही मर गया था, खेत में डूबकर। अरुण की सांसें रुक गईं। दरवाजे के बाहर खड़े हुए रमन ने फिर दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से, टक टक टक। मैं अंदर आ सकता हूं? सर, बहुत ठंड है। शिवधर घुटनों के बल कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में डर साफ था। अरुण ने हिम्मत करते हुए खिड़की की ओर देखा। वह थोड़ा झुका और बाहर झांकने की कोशिश की। बारिश के बीच अस्पष्ट आकृति मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई दी, एक लंबा साया, और आंखों की जगह 2 खाली, इनफ चमकते गड्ढे। अन पीछे हट गया। तभी उस आकृति ने कुछ जोर से दरवाजा खटखटाया। इस बार वह दस्तक नहीं थी, वह थक्का था। दरवाजा चरमराने लगा। अंदर दोनों की सांसें अटक गई। साया बाहर से बोला, दरवाजा खोलो, मैं अकेला नहीं आया। अचानक मंदिर के चारों ओर अलग अलग दिशाओं से कई कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। छप 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 छप, जैसे पूरा गांव एक साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा हो। भीगे हुए, भारी, धीमे कदम। और हर कदम के बाद बारिश में वही फुसफुसाहट, अंदर आ सकते हैं। बारिश रुक गई। हवा भी थम गई। अब सिर्फ बाहर खड़े कई लोगों की सांसें सुनी जा सकती थी, और मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे और जोर से बजने लगा, टक 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 टक। अरुण कांपते हुए शिवधर से बोला, अगर ये सब मंदिर तक आ गए हैं तो मां कहाँ है? वह जिंदा है? उसकी आवाज टूट गई। शिवधर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, जो तूफान की दस्तक देता है वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ता अरुण। उसी पल मंदिर का दरवाजा इतनी जोर से हिला कि उसकी कुंडी टूटने लगी। बाहर से एक साथ कई आवाजें गूंजी, हम अंदर आ जाएं। अंधेरा बरामदे में घुसने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो, और फिर मंदिर की लाइट एक झपक के साथ बुझ गई।